Hello my dear friends, in this lecture we are going to discussing about thermal conductivity। ये एक नया चैप्टर है और आज हम इसके कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक भी कवर करेंगे। मैंने इससे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने दो स्लैब को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करके उनका थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके दिखाया है। आज हम दो प्लेट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करके उसके हम थर्मल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इन कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट लीव देयर पोजिशन। मतलब कहने का है कि कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होता क्या है कि आप किसी भी बॉडी को हिट कर देंगे। अगर आप किसी भी बॉडी को हिट करिए और अगर उस बॉडी के जो पार्टिकल हैं वो अपने पोजीशन को लीव करके छोड़ करके कहीं और ना जाए, लेकिन जो हीट आप कर रहे हो वो हीट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाए। फिर से बोल रहा हूं कि कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि आप किसी भी बॉडी को हिट करिए। अगर मान लीजिए ये बॉडी है, ये मेटल का मान लीजिए रॉड है, ठीक है, मैंने इस मेटल के रॉड को इस एंड से हिट करना स्टार्ट किया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस मेटल के रॉड के जो पार्टिकल है वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन हीट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाती है। मतलब यहां से यहां पे भी अगर कुछ समय बाद हम टच करें तो यहां पे भी गर्म लगने लगता है। मतलब हुआ क्या कि इसके पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं गए, बल्कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो गया। तो कंडक्शन का बस सिंपल मीनिंग होता है कि हीट ट्रांसफर हो जाए बट उसके बॉडी के पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक न जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और ये मेटल रॉड का कंडीशन सबसे परफेक्ट है कि आप मेटल रॉड को हिट करते हो तो उसका जो हीट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल जैसे वो सॉलिड बॉडी जैसे रहता है वैसे ही रह जाता है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट लीव देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड द सेकेंड इज कन्वेक्शन। यहां पे मैंने क्या किया, एक मेटल बॉडी लिया है, मैं इसको इस पॉइंट से हीट कर रहा हूं और ये जो हीट है यहां से यहां तक आ जाएगा, लेकिन इसके पार्टिकल जो है एग्जैक्ट अपने ही पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन इज द ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसमिशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव इज कॉल्ड कन्वेक्शन। मतलब कन्वेक्शन के केस में हीट फ्लो होता है पार्टिकल के साथ, मतलब हीट भी फ्लो होगा और पार्टिकल भी अपने पोजीशन को छोड़ करके दूसरे पोजीशन पे जाएंगे और वही पार्टिकल अपने साथ हीट को भी ले जाकर के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करेंगे। मतलब इन द केस ऑफ कन्वेक्शन द पार्टिकल्स मूव, पार्टिकल जो है वो मूव्स करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, और उन्हीं की मदद से जो हीट होगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट हो सकेगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जस्ट सपोज दैट आपने एक बीकर लिया है, जैसे आपने मान लीजिए एक यहां पे एक आपने बीकर लिया हुआ है, मैंने उस बीकर के अंदर वाटर फिल कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने क्या कर दिया, बीकर के अंदर वाटर फिल कर दिया। ठीक, आप देखते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे गैस स्टोव को ऑफ करते हैं उसके अंदर जो देखिए अगर वाटर बॉयल होगा तो उसमें से बबल्स जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे बबल। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम स्टोव को बंद कर देते हैं उसके बबल होना तुरंत खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तुरंत स्टॉप हो जाते हैं। या ऐसे भी आप समझिए कि मान लीजिए कि आपने यहां पे एक बीकर लिया हुआ है, आपने यहां क्या लिया हुआ है, एक बीकर, एंड द बीकर इज फुल ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये इसको मैंने एक बर्नर से अटैच कर दिया, मैंने एक बर्नर से इसको अटैच कर दिया और ये गर्म हो गया। और ये जब गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर एक कलरफुल बॉडी, एक छोटा सा पीस डाल दिया कलरफुल, वो स्टोन के फॉर्म में, उस स्टोन के फॉर्म में नहीं, एक मिट्टी मान लीजिए कि एक मैंने
रेड मिट्टी का ऐसे ढीला बना के गोल कलर का, और मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। जब ये वाटर बॉयल हो रहा था तो ये वाटर का पर्टिकुलर होल अमाउंट का एक कलर एक जैसा है, लेकिन जैसे जैसे पानी और गर्म होता चला जाएगा इस पर्टिकुलर सॉइल के पार्टिकल्स टूट टूट करके ऊपर आएंगे। तो ये शो करेगा कि जो हीट है वह ऊपर से नीचे जा रहा है। इसके जो पार्टिकल्स होते छोटे छोटे टूट टूट करके नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ये दिखेगा साफ साफ आपको, प्रैक्टिकली एकदम अच्छे से इमेजिन होगा कि इसके पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये शो करता है कि कन्वेक्शन प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को लीव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट को ले जाते हैं। दैट द प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। या आप पानी को जब बॉयल भी करते हैं तो वहां पे दिखाई तो नहीं देता क्योंकि पूरा लिक्विड एक कलर का होता है, लेकिन उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऊपर से नीचे जाते हैं। तभी हीट जो होता है वह कंटिन्यूसली वाटर को गर्म कर देता है और वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एट द 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है रेडिएशंस। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन का टर्म बहुत ही अच्छा है। रेडिएशन में देखिए एक बार कन्वेक्शन का डिफिनेशन में देख लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है। और रेडिएशन क्या होता है बेटा? रेडिएशन के फॉर्म में होते क्या है कि वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो गर्म नहीं होंगे। फिर से बोल रहा हूं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो गर्म नहीं होंगे, हॉट नहीं होंगे, बट हीट जो है ना वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाएगी। रेडिएशंस के फॉर्म में मीडियम के पार्टिकल गर्म नहीं होंगे, बल्कि हीट जो होगी वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट हो जाएगी। बट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट हॉट। ठीक है। जैसे आप सन का केस ले लीजिए, सन की हीट उतने ऊपर से आ रही है। अगर उतने ऊपर से आती है तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर, आप कहोगे कि सर गर्मी के दिनों में हीट बहुत तेज होती है सन की, इसलिए हवा जो होता है गर्म हो जाता है। नहीं, हवा सन की हीट की वजह से गर्म नहीं होता, बल्कि सन की हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉलो करते हुए हमारी सरफेस पे आती है, अर्थ के सरफेस पे, और वो हमारे अर्थ के सरफेस को गर्म करती है क्योंकि कंटिन्यूसली हीट हमारे सरफेस पे पड़ता है। और फिर हमारे सरफेस से हीट जो होता है कन्वेक्शन के फॉर्म में एयर से टकरा करके एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली जाते रहते हैं और दोपहर होते होते हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर का गर्म होना ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। बट रेडिएशन प्रोसेस की वजह से जो हमारे सन के जो हीट है वो हमारे सन से लेकर के हमारे अर्थ तक आते हैं। क्योंकि सन से लेकर के हमारे अर्थ तक आते हैं कि उसके बीच के जो मीडियम होते हैं, जो उसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म नहीं होते, बल्कि वो पार्टिकल इस कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से गर्म होते हैं। आप एक इमेजिन करिए कि मान लीजिए आप रूम में बैठे हुए हैं, ठंडी का दिन है, आप रूम में बैठे हैं और आपने अपने सामने रूम हीटर ऑन किया है। जब आप अपने सामने रूम हीटर ऑन रखते हैं तो आपकी बॉडी काफी गर्म हो जाती है, आपको हटना भी पड़ जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली हीट आपकी बॉडी पे एब्जॉर्ब कर रहा है आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, कोल्ड है और उससे हीट निकल रहा है। तो कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हॉट बॉडी को एब्जॉर्ब करेगी, हॉट जो हीट होगी उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, क्या करेगी बेटा, एब्जॉर्ब करेगी। तो आपकी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली हीट हो जाती है। ठीक, लेकिन अब 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे तक रूम में वही रूम हीटर ऑन करके रख दीजिए, लेकिन रूम जो होता है उतना गर्म नहीं होता। क्यों? रूम को भी गर्म होना चाहिए ना। अगर हीट की वजह से पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, अगर हीट की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, तो मैं जब रूम के अंदर रूम हीटर ऑन किया हूं तो मेरे रूम पूरा एकदम गर्म क्यों नहीं हो गया? हमारा रूम गर्म क्यों नहीं हो गया? क्या हमारे रूम के मीडियम के जो पार्टिकल है वो गर्म नहीं हो रहे हैं? वो भी होने चाहिए ना। लेकिन नहीं, जो हीट होता है वह मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो सन से हीट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आती है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आप क्लास 12th में इस जनरली को पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएगा आपको एक चैप्टर मिलेगा क्लास 12th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
उसमें पढ़ाया जाएगा कि जो सन की हीट है वह उतने दूर से यहां तक कैसे ट्रेवल कर पाती है, क्योंकि बीच में तो स्पेस है, बीच में कोई भी एटमॉस्फेयर भी नहीं, फिर भी जो सन की हीट है वो हमारे अर्थ तक आ पाती है। तो उसका रीजन होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड। ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और केसेस डिस्कस करेंगे हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में। बट यहां पे मेरा बस रेडिएशंस को समझाने का एक ही मकसद था कि अब रेडिएशंस में होते क्या है कि मीडियम के पार्टिकल्स गर्म नहीं होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स गर्म नहीं होते, बल्कि हीट जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि हमारे गर्मी के दिनों में लू चलने लगती है तो गर्म हवाएं लगने लगती है, हमारी बॉडी पे जब गर्म हवाएं पड़ती है तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, हम लोग सोचते थे आज तक कि सन की लाइट की वजह से हवाएं जो है वो गर्म हो गई है, नहीं, क्योंकि हीट जो होता है बेटा वो रेडिएशंस के फॉर्म में आता है और वह मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो हवाएं होती है उसको हीट, सन की हीट गर्म नहीं करती, उसको गर्म करता है कन्वेक्शन प्रोसेस, जो कि अर्थ के सरफेस से हवाएं टकरा टकरा करके ऊपर से नीचे जाती है, फिर ठंडी हवाएं टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ठंडी हवाएं टकराती है। तो यही कंडेंसेशन प्रोसेस होते 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 दोपहर होते होते हमारा जो एटमोस्फेयर होता है, उसके जो एटमोस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं हवाएं के, वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। उसी को बोलते हैं लू चलने लगा। क्या बोलते हैं बेटा, लू चलने लगा। ठीक है, और जो हीट होता है ना बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ओनली ट्रांसफर, उसको हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो हमारा हीट होता है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर होता है। क्या होता है बेटा, हायर से लोअर की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ समझाओ, जैसे मान लीजिए आपने एक मेटल रॉड लिया है और एक बीकर में आपने एक भर के पानी लिया, बाल्टी मान लीजिए, आपने पूरी बाल्टी भर के पानी को गर्म किया और एक मेटल के रॉड को भी गर्म किया। पानी को आपने मान लीजिए 2 मिनट गर्म किया और रॉड को, जो आपने मेटल रॉड लिया है, उसको मान लीजिए 5 मिनट तक गर्म किया। हीट किसके अंदर ज्यादा हो गई, मेटल के अंदर, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम तक गर्म किया है। हीट जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जिसके अंदर हीट ज्यादा होगी, तो जब हम मेटल को पानी के अंदर डालेंगे तो मेटल जो है वह वाटर को, मेटल जो है वो ठंडे चीजों को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जो टेम्परेचर है वो हायर से लोअर की तरह ट्रांसमिट कर जाएगा, ये बॉडी जो है ठंडा हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ टर्म्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक क्या था बेटा, रेडिएशंस। अब चलिए बेटा हम लोग इसको इरेज करते हैं और हम डिस्कस करेंगे आज कि पैरेलल में 2 स्लैब को हमने ऐड किया है तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, चलिए, कि 2 स्लैब को मैंने अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया है तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेडिएशंस, कन्वेक्शन और कंडक्शन ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब डिस्कस करेंगे कि पैरेलल में 2 slabs are joined in parallel. ठीक है, मैंने 2 स्लैब को ज्वाइन किया है पैरेलल में। जस्ट सपोज दैट यहां पे एक ये स्लैब है और ये दूसरा स्लैब है। ठीक है, मान लेते दोनों का जो लेंथ है बेटा वो यल है। दोनों की मान लेते थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 है और इसकी क्या है, K2 है। ठीक है, मान लेते इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। और यहां हीट जो है बेटा ये θ1 से θ2 की तरफ ट्रांसमिट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, जो हमारा हीट है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है बेटा वह θ1 से θ2। क्या बेटा, θ1 से θ2 है। ठीक है, मान लेते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो θ1 से θ2 है। और यहाँ पे जो हीट है बेटा मान लेते हैं यहाँ पे Q1 से Q2 है। तो हम लोग जानते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन T इक्वल टू K A इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 अपॉन L। इसको K1 और A1 मान देते हैं फर्स्ट के लिए, यहां पे Q1 मान देते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देते हैं। फॉर द फर्स्ट स्लैब है ये फर्स्ट वाले स्लैब के लिए। सेकंड वाले स्लैब के लिए क्या होगा, Q2 अपॉन T इक्वल टू K2 A2 इन ब्रैकेट
θ1 minus θ2 upon L. That is the equation number 2 for the second slide. ठीक है, हमें पैरेलल में दोनों को ऐड करना है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा Q अपॉन T इक्वल टू Q1 अपॉन T प्लस Q2 अपॉन T। इसको अब ऐड कर देते हैं, हो जाएगा K1 A1 इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 अपॉन L प्लस K2 A2 इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 अपॉन L। हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है, और एलसीएम निकाल के करना चाहते हैं तो एलसीएम नहीं निकाल करा देता हूं आपसे। एलसीएम निकाल करेंगे, दोनों का एलसीएम L आ जाएगा, ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा L, तो हो जाएगा K1 A1 θ1 माइनस θ2 प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2, ठीक है, तो θ1 माइनस θ2 कॉमन हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन L, और बाहर निकल जाएगा θ1। देख लीजिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग, मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम आ गया L, तो हम लोग क्या लिखेंगे, L यहाँ पे होगा तो ये टर्म पूरा यहाँ उतर जाएगा, हो जाएगा K1 A1 θ1 माइनस θ2, ठीक है, प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2 हो गया बेटा। अब देखिए θ1 माइनस θ2 दोनों में से कॉमन है, ऊपर इरेज कर दो, इरेज कर दे, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, θ1 और θ2 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन L इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं बेटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, इरेज कर रहा हूं, देखिए बेटा, अगर हम लोग इक्विवेलेंट दोनों के लिए, अगर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन T इक्वल टू K A इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 अपॉन L, यही हो जाएगा अपॉन L हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें Q अपॉन T की वैल्यू मिल गई है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ये भी Q अपॉन T है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट है, तो दोनों का हम आपस में इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए तो रखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे कि A θ1 माइनस θ2 अपॉन L इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 अपॉन L इक्वल रख दिया। अब इसको इरेज कर देना, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर इसको यहां हम ले जाएंगे और इसको मान लीजिए यहां पे ले जाते हैं, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे L से L मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, मर गया। अब देखिए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते बेटा, K A θ1 माइनस θ2 इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हम लोग यहां पे, अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, तो क्या करना होगा, अब यहां पे देखिएगा बेटा, हमने यहां पे A माना है,
ए, यहाँ पे ए हमने इक्विवेलेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माना है, तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर बेटा, वी कैन राइट हियर के इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2। इस टर्म को हम यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसको नीचे लाते हैं, तो लिख देते हैं के A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन θ1 माइनस θ2 इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। ये टर्म से कैंसिल हो गया। अगर ये टर्म से कैंसिल हो तो हमारे पास बचा क्या बेटा, K A1 प्लस A2 इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। ये बचा। अब इस टर्म को नीचे ले आते हैं, तो हमारा बच जाएगा K इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, एक मिनट में देख लेता हूं कैमरे में नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है बेटा। अगर यहां पे A1 प्लस A2, एक चीज और लिख लीजिए कि अगर इफ, यहां पे एक कंडीशन लिख लीजिए, एक कंडीशन लिख लीजिए बेटा, ऊपर लिख दो, इसके नीचे भी दिख रहा है थोड़ा सा, बट थोड़ा सा दिख रहा है, मुझे उसी की जरूरत है। यहां पे एक कंडीशन लिख लीजिए कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इक्वल टू A2, अगर ये दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो गया तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी K1 प्लस K2 अपॉन 2 K इक्वल टू क्या है बेटा, K1 प्लस K2 अपॉन 2 दिख रहा है, K1 प्लस K2 अपॉन 2, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको एक बार यहां पे भी लिख देता हूं, तो जो वैल्यू फाइनल निकल के आए K इक्वल टू आइए K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये है जब दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, लेकिन अगर दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा तो ये वैल्यू निकालेंगे K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।